दोस्तों कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय जो पेड बैच है, पेड बैच में आज नाटक विधा प्रारंभ हुआ है। कहानी विधा समाप्त हो चुकी है। कहानी की विधा समाप्त हो चुकी है। कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट में जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं उनमें से इसका फर्स्ट पार्ट जो रिवीजन लोगों को कराया गया फर्स्ट पार्ट का, जिसमें 1 से लेकर 10 तक कहानियाँ मैंने करा दिया है। कहानी 11 से लेकर और 21 तक आज रिवीजन कराया जाएगा। वैसे पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर पढ़ाया गया, एक एक कहानी एक दिन में पहले पीडीएफ दिया जाता है, फिर कहानी पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है, फिर लाइव क्लास कराई जाती है। यहाँ पर रिवीजन में आप 21 कहानियाँ 2 पार्ट में देख रहे हैं। रिवीजन कराया गया, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जितना हो सकता है उतना कोशिश किया जाता है कि हाँ लोगों का रिवीजन हो जाए। वीडियो पब्लिश है चैनल पर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा जो डिटेल बैच शुरू होगा वो तो 11 दिसंबर को यूजीसी नेट की परीक्षा है और रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू है। 15 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा 6 महीने के लिए, जिसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा। तो कहानी में चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। वैसे फणीश्वरनाथ रेणु की जो पहली कहानी थी बटबाबा, वो विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कल मैंने आप लोगों को कराया भी है, इस पर आधारित सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह भी मैंने आप लोगों को पूरा बताया है। ठुमरी है, एक आदिम रात्रि की महक है, अग्निखोर, अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहर की धूप। ठुमरी में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं? तो ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित है। ठुमरी में ही आप देखेंगे रसप्रिया है, ठेस है, पंचलाइट है, सिर पंचमी का सगुन है, तीर्थोदक है, लाल पान की बेगम है। तो ये सब ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित हैं। इसके अलावा अग्निखोर में 11 कहानियाँ संकलित हैं। आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह में कई कहानियाँ संकलित हैं। अच्छे आदमी भी इनका है। फणीश्वरनाथ रेणु को अज्ञे ने धरती का धनी कहा है। निर्मल वर्मा का जो कथन है कि बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया, ये भी कथन आपको मैंने बताया ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन जो फणीश्वरनाथ रेणु पर हैं वो आपको बताए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात कहानियों की करेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी 1956 में प्रकाशित हुई। कई जगह आपको 1957 भी मिल सकती है। किस पत्रिका में? तो अपरंपरा पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। इसका विषय अगर हम देखें तो इसमें विषय है, इसमें गांव के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की व्यवस्था है। कंपनी के लिए नाचने वाली औरत की व्यवस्था है और प्रेम का चित्रण है। साथ ही हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति और उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त किया गया है। मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पर हीरामन है, हीराबाई गौड़ पात्र में पलटदास, लालमोहर, लहसनवा, धुन्नीराम, ये सब गौड़ पात्र के रूप में है। 3 कस्में वो कौन कौन खाता है? एक तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बांस की लदनी नहीं करेगा, तीसरा कंपनी के औरत की लदनी नहीं करेगा। बांस की लदनी उसने कहाँ से प्रारंभ की थी? तो खरैया शहर से प्रारंभ की थी। इसके अलावा इसमें फारबिसगंज, चंपानगर इनका जिक्र है। हीराबाई कानपुर की रहने वाली थी। कजरी नदी, परमार नदी का भी जिक्र इसमें आया है। विदागी शब्द जो प्रयोग किया गया है, जिसमें विदागी का अर्थ होता है नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की। इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है वो इस तरीके से कि काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्किल कहाँ से पाएगा, ये हीरामन कहता है। छोकरा नाच के मनुआ, नटुआ का मुँह हीराबाई जैसा ही था। तो इस तरीके से ये सब कुछ कथन यहाँ पर कहे गए हैं। वैसे कल मैंने जब लाइव क्लास कराया था तो मैंने ये भी लोगों से प्रश्न किया था कि हीरामन हीराबाई को बैलगाड़ी पर लेकर कितने कोस का सफ़र तय करता है। मैंने पूछा था, यह हीरामन कितने वर्षों से
गाड़ी चलाता है, हीरामन कितने वर्षों से गाड़ी चलाता है। तो इस तरीके के तथ्य भी पूछे जाते हैं। मैंने ये भी पूछा था कि इस तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में किसका किसका जिक्र आया है। क्या इसमें विधवा विवाह का जिक्र है? क्या इसमें बाल विवाह का जिक्र है? बिल्कुल, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा का जिक्र नहीं है, सॉरी। तो विधवा विवाह का जिक्र है, बाल विवाह का जिक्र है। ये भी लाइव क्लास में मैंने पूछा था कि क्या हीराबाई कुंवारी है या हीराबाई विवाहित है या हीराबाई विधवा है। तो कई लोगों ने लाइव क्लास में सही उत्तर बताया था, बिल्कुल सही, कि जो हीराबाई है वो हीराबाई अविवाहित है। बांस की लदनी वो क्यों नहीं करेगा, जो यहाँ 3 मैंने बताया है। बांस की लदनी क्यों नहीं करेगा, चोर बाजारी की माल क्यों नहीं ला देगा, कंपनी की औरत की लदनी क्यों नहीं करेगा, एक एक करके मैंने बताया है। यहाँ तक कि चंपानगर के फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा था कि 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। तो हीरामन कितने रुपए में 100 रुपये भाड़ा पर लाता है। इसके अलावा किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरा भी अगर कभी पूछा है, ध्यान रखना, 1 2 3 और 9 2 11, इस प्रकार के मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और शब्द कभी कभी पूछा जाता है, फेनू गिलासी। देखिए, जब डिटेल में पढ़ाया जाता है तो पूरा एक एक तथ्य बताया जाता है। अब यहाँ संक्षिप्त में चीज़ों को बताना है। 21 कहानियाँ एक पार्ट में मैंने द गुरु एकेडमी पर दिया है, ये दूसरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं। फेनू गिलासी मतलब बच्चों की जैसी एकदम महीन बोली, एकदम महीन बोली, ये फेनू गिलासी है। इसमें कुमारी शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कुमारी शब्द का मतलब ये होता है कि 5-7 वर्ष की लड़की। कुमारी का मतलब 5-7 साल की लड़की। यह भी आप ध्यान रखें कि जो तीसरी कसम कहानी है वो किस माह से शुरू होती है, तो कार्तिक माह से। किस माह से? तो कार्तिक माह से। ये भी मैंने कल आप लोगों से पूछा था। तो इस तरीके के जो तथ्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। या इसमें हीरामन किसको सुमिरता है, तो महावीर स्वामी को सुमिरता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन ही आपको मिलेंगे इससे, तीसरी कसम से। महुआ घटवारिन का भी इसमें जिक्र हुआ है। जो महुआ घटवारिन है, महुआ कुमारी थी, तो महुआ कुमारी थी, कुमारी के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में। तो इस तरीके से एक एक तथ्य मैंने आप लोगों को बताया है। हीरामन का घर द्वार कहाँ था, तो फारबिसगंज। फारबिसगंज कहा गया कि फारबिसगंज हीरामन का घर द्वार है। या कहाँ का रहने वाला है, तो फारबिसगंज का है। तो इस तरीके के तथ्य पूछे जा सकते हैं। खैर, संक्षेप में यहाँ पर जो भी हो सकता है वो मैंने आपको बताया। बाकी जब नौटंकी होती है, मथुरा मोहन नौटंकी, उस मथुरा मोहन नौटंकी में जब ऐलान होता है तो ऐलान के ही समय एक गीत चल रहा होता है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूँ। तो ये पूरा मथुरा मोहन नौटंकी की बात हो रही है कि ऐलान के समय ये गीत होता है। खैर, संक्षेप में चल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक ही पर 8 मिनट हो गए तो फिर 10 कहानियाँ 80 मिनट हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा। लाल पानी की बेगम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की ये भी है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठुमरी में संकलित है। इसमें बिरजू की उम्र 7 साल है। बिरजू की माँ लाल पान की बेगम है। चंपिया बिरजू की बहन है। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है। मखनी बुआ इसमें अधेड़ उम्र की महिला है। बिरजू का पिता एक दब्बू इंसान के रूप में दिखाया गया है। बिरजू का पिता, इसमें विषय की बात करें तो ग्रामीण समाज के संदर्भ में एक व्यंग है। समाज के रिश्तों का के चित्रण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और स्त्री व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। इस कहानी में बलरामपुर का नाच देखने जाने की जिक्र है। मखनी बुआ प्रारंभ में कहती हैं कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि
बिरजू की माँ को लाल पानी की बेगम किसने कहा है? तो जंगी की पतोहू ने कहा है। जंगी की पतोहू कहती है, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पानी की बेगम बसती है। जब बैलगाड़ी लेने जाते हैं बिरजू के पिता, तो बिरजू जिन बाबा से मन्नत मांगता है कि उसके पप्पा गाड़ी लेकर आ जाएं, तो स्वयं से लगाया गया जो बैगन का पौधा है उससे पहला बैगन जिन बाबा को चढ़ाएगा। तो वही बिरजू की माँ महावीर बाबा को दूनी मनौती देने को तैयार है। और यहाँ तक कि जब गुस्सा आता है और बैलगाड़ी लेकर नहीं आते हैं बिरजू के बाप, तो बिरजू के पप्पा जब नहीं आता है गाड़ी लेकर, तो बिरजू की माँ कोसती है, उसको गोबर गणेश तक कह डालती, कहती है कि ऐसा घर वाला मिला है गोबर गणेश। लेकिन जब गाड़ी मिल जाती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। गाड़ी में बैठते ही बिरजू कहता है, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहानी भी आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। तो बिरजू की माँ अपने पति को कोसते हुए गोबर गणेश कह डालती है। बिरजू बाबा जिन्न बाबा की मनौती मांगता है, उसकी माता महावीर बाबा को की मनौती मांगती हैं। तो ये सब है। वैसे मैंने एक चीज़ इसमें और बताया था, लाइव क्लास में भी बताया था मैंने आप लोगों को, कि जब बलरामपुर नाच देखने की बात होती है, बलरामपुर नाच देखने की बात होती है, वहाँ पर नाच देखने के लिए जाती हैं, तो बैलगाड़ी में कौन कौन है? बैलगाड़ी में कौन कौन बैठा है? या ट्यूशन वाली किसे कहा गया है, किसने कहा है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। बैलगाड़ी में कौन कौन जाता है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था। कमेंट करके बताइएगा, जितने भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बलरामपुर नाच देखने जाते समय बैलगाड़ी में कौन कौन साथ में गया था। कौन कौन गया था, सुन लिया गौर से आपने? तो इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन गया था, मैंने आप लोगों को कराया है। चलिए बता देते हैं। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी, ये सब गई थी। मखनी बुआ साथ में, मखनी बुआ थी। तो ये लोग सभी लोग गई थी। अब तो याद आ गया होगा। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी। ये भी पूछा जा सकता है सुनरी कौन है, तो सुनरी राधे की बेटी है। या जंगी की जो पतोहू है, जंगी की पतोहू का गौना कितने महीने पहले अभी हुआ है? अगर ये पूछा जाए कि लाल पान की बेगम में जंगी की पतोहू का गौना कितने माह पहले हुआ है, तो ध्यान रखना 3 माह पहले। और वही गौने की रंगीन साड़ी पहनकर, सिंदूर लगाकर और यहाँ पर आकर इसमें बैठती है, इस बैलगाड़ी में। तो ये लोग साथ साथ में जा रही होती हैं, फिर रास्ते में गीत गा रही होती हैं। चंदा की चांदनी, यानी जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास से घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, यानी गाना शुरू किया। किसने? चंपिया ने सबसे पहले चंदा की चांदनी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो दिया गया है, अज्ञे की कहानी। अज्ञे की जो कहानी है रोज, इसका प्रकाशन 1990 में हुआ। विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है। पात्र के रूप में मालती हैं। डॉक्टर महेश्वर है मालती के पति, टीटी मालती का बेटा है। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता का चित्रण, कामकाजी महिला की व्यवस्था और घुटन का चित्रण किया गया है। वैसे इसमें पात्र जो मालती है, डॉक्टर जो ग्रेगिन नामक बीमारी का इलाज करते हैं, मालती के पति हैं। महेश्वर प्राइवेट डॉक्टर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महेश्वर एक प्राइवेट डॉक्टर हैं। प्राइवेट डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी डॉक्टर हैं। पहले ये कहानी ग्रेगिन नाम से और बाद में रोजमर्रा से जुड़ी होने के कारण इसका नाम रोज रख दिया गया। अज्ञे का जो पहला कहानी संग्रह वो यही है, विपथगा ही है। और इस ग्रेगिन में मध्यम वर्गीय परिवार की ये कहानी है, जिसमें कुंठा है, हताशा है, व्यक्तिवादिता है और पलायन का भाव आपको देखने को मिलेगा। ग्रेगिन जो ये कहानी है, जो रोज कहानी है, ये कहानी, इसका उद्देश्य विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता,
एक ही जैसा जीवन या रोजमर्रा या बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती है स्त्री, और यही इस कहानी का उद्देश्य है। ग्रेगिन रोग क्यों होता है? तो कांटा चुभने से होता है, जिसमें ग्रेगिन रोग हो जाने से टांग काटनी पड़ जाती है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। मालती जहां विवाह से पहले उद्धत और चंचल थी, इस कहानी में मालती जहां विवाह से पहले उद्धत और चंचल थी, वहीं अब विवाह के बाद कैसी हो गई है? तो विवाह के बाद एकदम सीधी हो गई है, विवाह के बाद एकदम शांत सी हो गई है। कथाकार मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। कथाकार कौन है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, जो 4 वर्ष बाद, शादी के कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। कथाकार मालती से मिलने 28 किलोमीटर पैदल चलकर जाता है। बाई द वे, किलोमीटर या मील में पूछा जाए तो कितने मील? 18 मील चलकर जाता है। 18 मील की दूरी तय करता है। 18 मील चलने के बाद में वो चलकर उसके वहां पहुंचता है, और जब वहां जाता है तो यहां पर मालती का कथन है कि मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूं, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। कथाकार उत्तर देता है कि मुझे तो जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो, वो उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। यानी यहाँ पर विवाह को क्या कहा गया है? रोज कहानी में विवाह को क्या कहा गया? किसी मृत जंतु का तोंक, किसी मृत जंतु का तोंक कहा गया है। किसे कहा गया है मृत जंतु का तोंक? तो विवाह को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और वो कहता है कि माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन आगे है। तो ये सब कथन आप देखेंगे रोज कहानी में ही आपको मिलेगा। जब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब मालती के दूर का रिश्ते का भाई उससे मिलने जाता है तो वो कौन सी रात थी या किस प्रकार कौन सा दिन था? तो पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के दिन वो मिलने जाता है। तो ये रोज कहानी में जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया कम से कम समय में। कोसी का घटवार, शेखर जोशी की कहानी जो कोसी का घटवार है। कोसी का घटवार का प्रकाशन 1957 में हुआ। कल्पना पत्रिका में कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। वैसे इनके हैं कोसी का घटवार के अलावा इनका और भी कहानी संग्रह, 7 के लोग हैं, हलवाहा है, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, आदमी का डर, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां इसमें हैं। इसमें पात्र गोसाई है, लक्ष्मा है, राम सिंह है। लक्ष्मा का 6-7 वर्षीय बालक है। बालक का नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया है। इस कहानी के माध्यम से अधूरी प्रेम कहानी में अकेलेपन के चित्रण के साथ साथ स्त्री की व्यवस्था और सामाजिक बंधनों का चित्रण किया गया है। अनाथ लड़का और फौजी जवान गोसाई के लिए लक्ष्मा के पिता ने कहा था कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। और ये जो कहानी है, इस कहानी में आप देखेंगे तो सूखा की समस्या को भी दर्शाया गया है। अब आप कहेंगे सर सूखा की समस्या कहाँ पर दर्शाया गया है? कहानी जैसे ही प्रारंभ होती है आप देखते हैं कि कहानी का प्रारंभ ही किस महीने से होता है? जेठ महीने से होता है। जेठ, आषाढ़, सावन, ये सब जो माह होते हैं यही बरसात में होते हैं। बरसात के सीजन आषाढ़ सावन। लेकिन नदी में पानी कम है, पानी बिल्कुल भी बहुत कम आ रहा है, तो इसीलिए कहा गया है कि सूखा की समस्या को बिताया गया कि बात अनहोनी ही तो है। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं है, तो यहाँ पर सूखे की समस्या को भी दर्शाया गया है। खैर, यहाँ पर जब लक्ष्मा के पिता विवाह नहीं करना चाहते हैं तो लक्ष्मा कहती है, कसम खाती है, मिलती है, कहती गंगनाथ जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी।
दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। यानी यहाँ पर कोसी का घटवार में आप देखेंगे कि जो पात्र हैं गुसाई हैं, गुसाई के कोई नहीं है, गुसाई अकेला है। इसीलिए यह कथन गुसाई द्वारा कहा गया है। इसमें एहसान की बात क्या है? गुसाई कहता है इसमें एहसान की बात क्या है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। इसमें इसे आप देखेंगे कि जब यहाँ पर लक्ष्मा मिलने जाती है गुसाई से, फौज से लौट कर आता है, गुसाई से मिलने जाती है। जब गुसाई से मिलने जाती है तो वहाँ पर बाग में मिलते हैं ये लोग। गुसाई बैठा हुआ होता है, काफल का फल दोनों हाथ में लिए होते हैं, खा रहे होते हैं। काफल का फल छीना झपटी में दोनों के हाथ के बीच में आ जाता है, दब जाता है, उससे रस निकल जाता है। रस निकल कर गुसाई के शर्ट के बाह में लग जाता है। तो इस पर यह कथन है कि इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इससे निकल आएगी, लक्ष्मण ने गुसाई से कहा था। तो यह भी कथन यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो भी कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूँ। मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो कर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, किसी के आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई कहता लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। तो ये कथन कहा गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब इस पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि गुसाई फौज में कितने दिन तक रहा है, गुसाई फौज में कितने दिन तक रहा है, या कोसी के घटवार में आए हुए चरेऊ शब्द का आशय क्या है? चरेऊ का आशय होता है सुहाग चिन्ह। चरेऊ का आशय होता है सुहाग चिन्ह, ध्यान रखिएगा, सुहाग चिन्ह। तो इस तरीके के पूछे जाते हैं। वैसे कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकें। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है, पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें पात्र कथावाचक है, बाबू है, सरदार जी हैं, पठान है, बुढ़िया है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के डिब्बे के भीतर घटनाओं में व्यक्त किया गया है, जिसमें सांप्रदायिकता की समस्या है, विभाजन की त्रासदी है, अमानवीय कृत्य का चित्रण है, असामाजिक तत्वों का घिनौना चरित्र है। रेल के डिब्बे में 3 पठान व्यापारी यात्रा कर रहे थे। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कितने पठान व्यापारी यात्रा कर रहे थे? तो 3। इसके अलावा सरदार जी थे, एक पेशावर का व्यक्ति था और एक बुढ़िया। यही लोग उस डिब्बे में थे। तो उस डिब्बे में कितने लोग थे ये भी पूछा जा सकता है, या कहाँ कहाँ के व्यक्ति थे, या कितने पठान व्यापारी थे, या बच्चे कितने थे? तो बुढ़िया के साथ एक बच्चा भी था। कथावाचक कहता है कि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य बन सकता है। जब पठान अपनी पोटली खोलकर खाना निकालता है और उस पेशावर वाले व्यक्ति को खाने के लिए कहता है, लेकिन वो बार बार मना करता है। इस पर सरदार जी ने कहा कि ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। फिर वजीराबाद स्टेशन पर दंगे की आशंका का चित्रण है। ऐसे चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ। पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें पात्र सामनाथ हैं, अवसरवादिता व स्वार्थपूर्ति की साक्षात मूर्ति है। सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है, चीफ सामनाथ का बॉस है। मैंने आपको लाइव में कराया था कि चीफ कहाँ के थे। यह इसमें जो फुलकारी का वन्ना की बात आती है, फुलकारी का वन्ना और किस में आया है? फुलकारी का वन्ना और किस में जिक्र किया गया है? किस उपन्यास में फुलकारी का वन्ना है? बाकी यहाँ कहानी में तो आप देख ही रहे हैं, चीफ की दावत में है।
याद आया आप लोगों को? मैंने पढ़ाया है सारी चीज़ें आप लोगों को। इस कहानी में मानवीयता का अभाव है, पुत्र के लिए माँ का योगदान है। इसमें सामाजिक और आर्थिक विडंबना दिखाया गया है। पदोन्नति के लिए चापलूसी के साथ साथ युवा पीढ़ी द्वारा बुजुर्गों के बेगानेपन के बोध का चित्रण है। सामनाथ एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। सामनाथ के चीफ कहाँ के थे? तो सामनाथ के चीफ अमेरिका के थे। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ पढ़ी लिखी थी? नहीं, माँ अशिक्षित थी। वो अपने जीवन के बचे दिन कहाँ गुजारना चाहती थी? हरिद्वार में भगवान का नाम लेते हुए बिताना चाहती थी। माँ फुलकारी का वन्ना बनाना जानती है। सामनाथ ने माँ को कौन कौन से निर्देश दिए थे? तो निर्देश दिया गया था कि जब मेहमान बैठक में आए तो बरामदे में बैठी रहे। जब मेहमान बरामदे में आ जाए तो गुसलखाने में जाकर के रास्ते बैठक में चली जाए। कुर्सी पर बिना पैर ऊपर किए बैठा करे। माँ को सलवार कमीज पहनने व चूड़ियाँ हो तो पहनने को कहा। चीफ के सामने गुमसुम ना बैठकर जो वो पूछे उसका जवाब दे। मैं इन सब बातों से घबराकर विधवा सहेली के घर जाना चाहती थी। यानी जो सामनाथ हैं, सामनाथ की पत्नी की एक सहेली वहाँ पर रहती है, उनके घर जाना चाहती है, या माँ की विधवा सहेली नहीं, सही कर लीजिएगा। चीफ ने माँ से गांव के गीत सुने और उनकी फुलकारी भी देखी। कौन सा गीत था? यह भी मैंने आप लोगों को बताया है। चीफ की दावत में आप देखेंगे कि वो कौन सा गीत है जो माँ गाती है, वो गीत कौन सा है, यह भी मैंने आप लोगों को बताया है। माँ का गीत कौन सा है? याद आया कुछ? या मेहमान कितने बजे आ जाएंगे? मेहमान कितने बजे आ जाने की बात हुई है? एक एक तथ्य इसमें जो महत्वपूर्ण है वो सारे मैंने आप लोगों को बताया है। तो माँ जो गीत गाती है वो भी मैंने आपको बताया था कि हरिया निमाए हरिया निभाने हरिया ते भागी भरिया हैं। तो ये गीत गाती हैं, 3 पंक्तियां माँ गाती हैं, गुनगुना कर चुप हो जाती हैं। और इसमें पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है वो सारी चीज़ें बताई गई है। तो ये सब जो तथ्य हैं वो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है। सिक्का बदल गया का प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे तो इसका प्रकाशन वर्ष 1948 से प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। वैसे कृष्णा सोबती की जो अन्य रचनाएं हैं, कहानी संग्रह जैसे डार से बिछुरी है, मित्रों मरजानी है, यारों के यार हैं, बादलों के घेरे हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी कहानियां भी आप देखेंगे, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, सब जैसे उपन्यास में सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। तो ये सब बहुत ही मार्मिक उपन्यास और कहानियां हैं। जो सिक्का बदल गया कहानी है, ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी सबसे पहले 1948 में मैंने आपको बताया कि प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञे जी इस पत्रिका के संपादक थे। सांप्रदायिक दंगे पर आधारित इनकी और भी कहानियां, ऐसा नहीं कि केवल सिक्का बदल गया है। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी माँ कहाँ, तो ये सब कहानियां भी आप देखेंगे विभाजन की त्रासदी पर ही हैं। पात्र में जो साहनी है वो साहनी कैसी है? विधवा स्त्री है। कहानी की मूल पात्र साहनी है। शाह जी हैं जो साहनी के पति थे। शेरा, इसका लालन पालन बचपन से ही साहनी ने किया। बाकी यहाँ पर आप रसूल हैं, दाऊद खां हैं, इस्माइल हैं, वेंगू पटवारी हैं। दाऊद खां थानेदार है, बेंगू वहाँ का पटवारी है, इस्माइल मस्जिद का मुल्ला है, हसैना शेरा की पत्नी है, रसूली पास की एक महिला है, फिरोज शेरा से साहनी को मारने का सलाह देता है। तो ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। साहनी किस नदी में नहाती है? तो चेनाब नदी में। पिछले कितने वर्षों से नहाती आ रही हैं? 50 वर्षों से। चिनाब में साहनी जाती हैं और किसका उद्घोष करती हैं? तो श्री राम का उद्घोष के साथ अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार करती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे रसूला का कथन है कि साहनी साहनी सुनो ट्रक आती हैं लेने। बेंगू पटवारी का कथन है साहनी रब नु यही मंजूर सी। साहनी ने थानेदार दाऊद खां की मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कणफूल दिए थे। साहनी ने भागोवाल मस्जिद के लिए 300 रुपये चंदा भी दिए थे। दाऊद खां कहता है साहनी तुम अकेली हो,
अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। इस्माइल का कथन है, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। तो साहनी ने इस्माइल को कहा था कि रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वहीं शेरा को कहा था, शेरा ने कहा है, साहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। साहनी ने शेरा को कहा था, तैनू भाग जगण चन्ना, चन्ना मतलब चंदा होता है, तो तैनू भाग जगण चन्ना, यह साहनी ने कहा था शेरा को। इसके बाद की जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, हरिशंकर परसाई का ये व्यंग है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रकाशन 1982 में अपनी अपनी बीमारी में संकलित है। इसका विषय है चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस और व्यवस्था पर व्यंग, विज्ञान को नीचा दिखाना, अंधा कानून, निर्दोष को सजा देना, ये सब विषय है। मुख्य पात्र में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गए थे। इंस्पेक्टर मातादीन को चांद से स्पेशल यान लेने आया था। मातादीन का मुंशी अब कौन था, तो अब्दुल गफूर था। पुलिस महकमे में मातादीन को लोग जी पैक्टेसा कहते थे। मातादीन चांद से क्या लाए थे, तो एड़ी चमकाने का पत्थर। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बहुत छोटी कहानी है। पिता कहानी जो कि ज्ञानरंजन की कहानी है, ज्ञानरंजन की कहानी है पिता, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कथावाचक है, और उसकी पत्नी देवा है और पिता है। इसमें केवल पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलाव का चित्रण किया गया है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी से तारतम्यता नहीं बैठा पाता है, वहीं पुत्र अपने पिता के पीढ़ियों को नहीं समझ पाता है। इस कहानी में एक जगह इलाहाबाद के धूमनगंज का भी नाम आया है। ये भी जो महत्वपूर्ण तथ्य वो मैंने यहाँ पर दिया है। इस कहानी में गर्मी एक बेचैनी का प्रतीक है। इस कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। बच्चन सिंह ने कहा, यह कहानी किस शैली में है, तो लोक कथात्मक शैली में है। पिता लगातार कितने वर्षों से, तो 35 वर्षों से केवल किन पुस्तकों का, रामायण और गीता पढ़ते थे। पिता को एक बुलंद भीमकाय दरवाजे के रूप में बताया गया है। गोपाल राय कहते हैं कि ज्ञानरंजन का पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीके में खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। राजा निर्बंसिया, ये भी मैंने पूरा आपको कमलेश्वर का पूरा मैंने पढ़ाया है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित है। वैसे राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां संकलित हैं। इस कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां संकलित हैं, जिसमें देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया, यानी राजा निर्बंसिया 7वें क्रम पर है। अंतिम इसका कहानी है कस्बे का आदमी। इसमें जगपति, इस कहानी में 2 कथाएं समानांतर चलती हैं, जगपति और राजा निर्बंसिया की। जगपति को एक तरह से राजा निर्बंसिया ही सांकेतिक रूप में कहा गया है। इसमें जगपति धनवान स्वाभिमानी व्यक्ति है, डाके में घायल होता है, अस्पताल में भर्ती होता है। चंदा जगपति की पत्नी है। लोगों द्वारा इस पर स्त्रीत्व का लांछन लगाया जाता है। बच्चन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है। इसके अलावा दयाराम, राजा, रानी, सकूरे आदि पात्र हैं। तो इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की समस्या और सामाजिक जीवन की विसंगतियों के साथ स्त्री का सतीत्व और पुरुष के 2 रूपों की चर्चा की गई है। 2 कहानियां इसमें जो समानांतर चलती हैं, मैंने आपको बताया ही है। इसके महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। जगपति का यह कथन है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। जगपति का कथन है। जगपति कहता है कि मैं अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। औलाद ही तो स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपये खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज जहर है, उसी ने मुझे मारा है।
उसे लगता है जैसे कड़े मांगकर वो चंदा से पत्नीत्व का पद छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वो सोचता है आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। सकुरे यहाँ पर कहता है जगपति से, जब पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो कहता है हरा होने से क्या उखड़ तो गया है, उखड़ तो गया है। ये व्यंग किसकी तरफ किया गया है। ये व्यंग एक तरीके से जगपति को लगता है। भले ही सकुरे ने पेड़ के लिए कहा, लेकिन ये जगपति पर आता है। न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कथन इसमें है। वैसे इसमें एक चीज अगर बाय द वे प्रश्न पूछा जाए, बाय द वे अगर आपको पूछा जाए कि राजा निर्बंसिया कहानी जगपति को कौन सुनाया करती तो उसकी मां सुनाया करती थी। जगपति और राजा निर्बंसिया में क्या समानता थी, राजा निर्बंसिया और जगपति में क्या फर्क था, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। या कितने वर्षों शादी के कितने वर्षों बाद चंदा को संतान हुई थी, कितने वर्षों बाद संतान हुई थी। तो ये भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। या दयाराम, जगपति जब दयाराम के घर जाता है, भाई राजा तो शिकार पर जाते हैं 7वें दिन आ जाते हैं, लेकिन जगपति जब दयाराम के घर जाता है शादी में तो बताकर जाता है कि हम 10वें दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन कितने दिन में 6वें दिन ही ये खबर आ जाती कि वहाँ पर डाका पड़ गया है और जगपति को टोटल कितनी गोलियां लगी हैं, 2 गोलियां लगी हैं। भले ही 2 गोलियां लगती हैं, वहाँ पर जगपति को 2 गोलियां लगती हैं, लेकिन जो दयाराम है वो किसी की मृत्यु नहीं होती है। 2 ही लोग घायल होते हैं, जगपति और दयाराम, जिसमें से दयाराम तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जगपति को गहरा घाव है। तो खैर ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया है, एक एक सारे तथ्य कराए हैं। अब चूंकि यहाँ समय कम है, कम से कम में चल रहे हैं, तो कम से कम में यहाँ पर बताया ही जा रहा है, भाई डिटेल तो नहीं हो पाएगा। बाकी जगपति की जो चाची हैं वो सत्यानाशी कहती हैं, कुलबोरन कहती हैं। तो बहुत सारे कथन भी इसमें कहे गए हैं, किसको क्या क्या कहा गया है। या थोड़ा सा और समय दें तो 1-2 मिनट और आपका लेंगे। जैसे राजा ने 2 काम किया था, रानी के नाम का मंदिर खुदवाया और सिक्कों पर राजकुमार का नाम खुदवाया। ऐसे जगपति ने भी 2 काम किया था। ये दोनों में समानता है, एक चंदा के नाम खत लिखा और एक कानून के नाम लिखा। ऐसे अगर आप विपरीत देखें तो विपरीत में है कि राजा के 2 पुत्र थे, जगपति के 1 ही था। चंदा को लिखे गए पत्र में यह कहता है कि चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आज आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता। उसी वक्त कहा है पत्र में ही कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। और जो कानून को पत्र लिखता है उसमें कहता है कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा और उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर है, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। ये कानून के नाम उसने पत्र लिखा है। तो खैर ये बहुत सारे कथन है इसमें। परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। वैसे निर्मल वर्मा के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा बताया है कि इनके पिता का नाम नंद कुमार वर्मा है, निर्मल जी कितने भाई बहन थे, ये सारी चीज़ें। निर्मल जी के जो उपन्यास हैं निर्मल वर्मा के, कि वह दिन, लालटेन की छात्र, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, एक चित्रा सुख, ये सब कई बार पूछा गया है। यात्रा वृत्तांत भी खूब पूछा जाता है, यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है। चीड़ों पर चांदनी, हर बार इसमें धुंध से उठती धुन भी कई बार पूछा ही गया है। तो वैसे परिंदे कहानी संग्रह जो है, परिंदे कहानी संग्रह में जो परिंदे कहानी संकलित है, परिंदे कहानी संग्रह में आप देखेंगे जो कहानियाँ संकलित हैं कि 7 कहानियाँ हैं। डायरी का खेल है, माया का मर्म है, तीसरा गवाह है, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे, ये कहानियाँ इसमें संकलित हैं। बाकी कौए और काला पानी, बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, बहुत सारी कहानी संग्रह है।
तो ये कहानी जो परिंदे कहानी है 1956 में प्रकाशित हुई, ये हंस पत्रिका के अर्धवार्षिक विशेषांक में प्रकाशित हुई है। और इस कहानी में आप देखेंगे पात्र लतिका प्रेम के त्रिकोण में शामिल है। गिरीश नेगी की प्रेमिका है, कहानी की मुख्य पात्र है। हॉस्टल की और भी लड़कियां जैसे जूली है, सुधा है, हॉस्टल की लड़कियां हैं। हेमंती भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेमंती भी कॉलेज की लड़की है, हॉस्टल की लड़की है। बाकी गिरीश नेगी लतिका के प्रेमी हैं, कुमायूं रेजिमेंट के मेजर हैं। लतिका द्वारा दिया गया नाम है चार्ल्स बोयर। यानी गिरीश नेगी को कौन सा नाम दिया गया लतिका द्वारा? तो चार्ल्स बोयर। लतिका को दिया गया नाम था मैन ईटर ऑफ कुमायूं, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। बाकी करीमुद्दीन के बारे में जानते ही होंगे आप लोग कि हॉस्टल का नौकर है, आलसी भी है, मिलिट्री में अर्दली रह चुका है, गंजे सिर पर दोनों तरफ बाल है जो खिजाब लगाने से कत्थई रंग का हो गया है और हर बात को अपने विचारों के तरफ खींच लाता है। वहीं मिस्टर ह्यूबर्ट की अगर बात करें तो संगीत शिक्षक हैं, लतिका को प्रेम पत्र देते हैं, सहकर्मी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं मिस वुड की अगर बात करें तो स्कूल की प्रिंसिपल है, पोपला मुंह है, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश भाषा में चीखना। सब लोग उन्हें ओल्ड मैड कहकर पुकारते हैं मिस वुड को। वहीं डॉक्टर मुखर्जी एक विधुर व्यक्ति हैं, वर्मा के रहने वाले हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाते हैं और बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वो यहाँ आकर बस गए। बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बर्मी होने की पहचान उनकी छोटी दबी नाक है और छोटी छोटी आंखें हैं। परिंदे कहानी जो ये संपूर्ण रूप से हम देखें तो कहाँ की कहानी है? चमोली के एक हॉस्टल की कहानी है। चमोली कहीं पर लिखना चाहें तो चमोली के एक हॉस्टल की कहानी है। इस कहानी में परंपरा रूपी स्त्री की सोच, प्रेम का त्रिकोण, नारी मन की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें एक प्रकार से मानव की मुक्ति पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। टूटे प्रेम की संवेदना की जब बात आती है तो लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी के मरणोपरांत भी उन्हीं की स्मृति में हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है। ह्यूबर्ट भी शोभा के प्रेम में टूटा हुआ व्यक्ति है। ह्यूबर्ट किसके प्रेम में? तो शोभा के प्रेम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं, वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, ये भी तो गलत है। वैसे जूली की प्रेम कथा लतिका के तनाव को और बढ़ा देती है। जूली किसी रेजिमेंट अफसर से प्रेम करती है। उसकी चिट्ठी आती है जो लतिका को मिलती है। जूली लतिका से कहती है कि उसका भाई झांसी में जो रहता है उसी की चिट्ठी, यानी जूली का भाई कहाँ रहता है? झांसी में रहता है। त्रिकोण प्रेम में कौन है? लतिका है, गिरीश नेगी है, ह्यूबर्ट है। डॉक्टर मुखर्जी के बारे में मैंने आपको बताया ही है। परिंदे में मृत्यु भय से कुछ पात्र पीड़ित हैं और ये वास्तव में अस्तित्ववादी दर्शन का हिस्सा है। वैसे डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका के लिए कहा था कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर मुखर्जी की अगर बात करें, यानी मृत्युबोध की तरह पात्रों में एक प्रकार की ग्रहातुरता भी है। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इस कहानी में संगीत का भरा पूरा वातावरण मिलता है। ह्यूबर्ट पियानो वादक हैं, डॉक्टर मुखर्जी अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का जो कथन है वो मैंने आपको बताया। डॉक्टर मुखर्जी एक बार कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। तो एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है, ये डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं।
और वैसे जो ये पियानो वादक है ह्यूबर्ट, ये कहते हैं लतिका, अरे वो तो बच्ची है पागल, मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। खैर लतिका बहुत परेशान होती है, वो भी सोचती है कि हॉस्टल को छोड़कर चले जाएं। तब करीमुद्दीन कहता है लतिका से कि आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तो यहाँ पर मृतबोध की जब बात आती है कि होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है, तो यहाँ पर एक कथन और आपको बताना चाहेंगे कि मृतबोध की तरह पात्रों में एक प्रकार की जो ग्रहातुरता दिखाई देती है, वो ये भी है डॉक्टर मुखर्जी का कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। ये जो डॉक्टर मुखर्जी का है, इसमें भी मृतबोध की तरह पात्रों में ग्रहातुरता है, डॉक्टर मुखर्जी में ग्रहातुरता है। ऐसे मिस्टर ह्यूबर्ट जो है, ह्यूबर्ट भी अपने घर दिल्ली जाने के लिए आतुर दिखते हैं। तो इसमें परिंदे जो कहानी है, इस परिंदे कहानी में और भी देखेंगे कि लतिका को वो पहला साल याद है जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। वहाँ पहली बार कुमायूं रेजिमेंट के मेजर गिरीश नेगी से मुलाकात हुई थी। यानी लतिका की पहली मुलाकात गिरीश नेगी से जो हुई थी, वो कहाँ हुई थी? पिकनिक जब गई थी वहाँ पर हुई थी। और वहीं पर लतिका कहती है कि तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो, जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। वैसे पिकनिक पर जाते हैं जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल का ड्रेस कैसा है, स्कूल के लड़कियों का ड्रेस कैसा है? तो रंग बिरंगी रिबन है, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक है, सफ़ेद पेटियां हैं। लेकिन पिकनिक का जो स्थान है, बारिश अधिक हो जाती थी तो हो गई, तो इसलिए स्थान परिवर्तित कर दिया गया था। पहले क्या था? पहला था झूला देवी मंदिर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, झूला देवी मंदिर महत्वपूर्ण कथन है, इसलिए याद आ गया, मैंने कहा यहाँ पर बता देते हैं। भाई देखो, डिटेल तो है नहीं, डिटेल तो 6 महीने का बैच है, 21 कहानी आप 2 दिन में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तथ्य तो छूटेंगे। तो यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि कम से कम में चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा दी जाएँ। तो जो पिकनिक का स्थान था झूला देवी मंदिर, उसे बदल दिया गया। वैसे इसका जो नाम है परिंदे, ये लतिका के कथन से है। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। यानी इस कहानी में जो भी है वो कैसे है, एक परिंदे के समान है। तो यहाँ पर बताया गया। तो इस तरीके से 21 कहानियाँ मैंने कराई। पहला पार्ट आप द गुरु एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी सर्च कीजिए। जो लोगो आपको कंपटीशन एकेडमी पर मिलेगा, वही लोगो आपको द गुरु एकेडमी पर भी मिलेगा। और जो भी 15 दिसंबर से जुड़ना चाहते हैं, या आपके जो भी मित्र हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी आपके जानने वाले में हैं, उन्हें आप ये नंबर दे सकते हैं कि 15 दिसंबर से 6 महीने का जो बैच शुरू होगा उसमें वो लोग जुड़ सकते हैं। बाकी रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग मिलेंगे। आज नाटक विधा का विकास होगा और कल आपके पाठ्यक्रम के जो नाटक है वह कराए जाएंगे।